हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजी टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं खान सर द्वारा पढ़ाए गए हिस्ट्री टेस्ट के कुछ टॉप क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका या और किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुई है, और उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा, और आप लोग जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, हुमायूं की बहन का नाम क्या था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हुमायूं की जो बहन थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या था? गुलबदन बेगम था। तो अगला प्रश्न है हमारा, गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की थी। तो वो था हुमायूंनामा। क्या था? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। तो दोस्तों बता दें, वो था बेलग्राम कन्नौज का युद्ध। कहाँ का था? बेलग्राम कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किसके दरबार में छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों बता दें, वो जो है बीरसाल, अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बता दें, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा। तो दोस्तों बता दें, निर्वासन का मतलब क्या होता है? किसी घर या बस्ती से दूर रहना, जो कि निर्वासन होता है। तो वो बता दें, वो था निर्वासन के दौरान जब उसे शेरशाह सूरी ने राज्य से निकाल दिया था या भारत से निकाल दिया था, तब वह निर्वासन के वक्त कहाँ पे था? काबुल में था। कहाँ पे? काबुल में था। तो अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, हुमायूं ने पुनः 1545 में कहाँ के शासक के सहयोग से गंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों बता दे, वो था ईरान। कहाँ था? ईरान के शासक के सहयोग से वह गंधार एवं काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खां तथा तातार खां को कब पराजित करके पंजाब जीत लिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1555 में। कब? 1555 में। 1555 ईस्वी में ही वह जो है अफगान के सरदार हैबत खां तथा तातार खां को पराजित किया था और पंजाब को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खां ने किस अफगान सेनापति को पराजित कर दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, वह थे सिकंदर शाह सूरी। कौन थे? सिकंदर शाह सूरी को उसने पराजित किया था बैरम खां ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों बता दें, वो था 1556, सॉरी ये नहीं, सरहिंद। क्या था? सरहिंद विजय के बाद उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु उसी के दिन पन्ना पुस्तकालय से गिरकर कब हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। प्रश्न देखेंगे, हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद क्या थे। तो वो थे चित्रकार। क्या थे ये दोनों? मीर सैयद और अब्दुल समद, ये दोनों जो थे
हुमायूं के दरबार में एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई? तो दोस्तों बता दें वह कौन था। वह थे नेलपुल। कौन थे? लेनपुल थे, जो हुमायूं को ऐसे कहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों बता दें वो थे ग्यासबेक। कौन थे? ग्यासबेक थे हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो वो था, हुमायूं का मकबरा था दिल्ली में। कहाँ पे था? दिल्ली में था हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के सूरी के बचपन का नाम था फरीद। क्या था? फरीद था। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, शेरशाह के पिता हसन अली जो बिहार के जागीरदार थे, जिसके दरबार में कार्यरत थे, तो दोस्तों बता दें कौन थे? बहलोल लोदी। या शेरशाह के पिता जो थे अली हसन अली, उनके दरबार में वह कार्य किया करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने फरीद को शेरशाह का उपाधि दिया था? तो दोस्तों बता दें वो थे बहार अली नुमानी। कौन थे? बहार अली नुमानी थे, जो शेरशाह को फरीद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है हमारा 214, शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का क्या नाम था? तो वो था शूरवंश। क्या था? शूरवंश था, जिसके स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया था? तो दोस्तों बता दें वह जो है 1539 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, क्योंकि चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलगाम का युद्ध कब हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें बेलगाम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था बेलगाम का युद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, शेरशाह दिल्ली का शासक कब बना? तो दोस्तों वो जो है 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था। कब बना था? 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों के से युद्ध कब हुआ था? जो है 1541 ईस्वी में गख्खर जात के लोगों से युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, तो हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो वो था हजरत आला। कौन सा था? हजरत आला की उपाधि शेरशाह ने धारण की थी। शेरशाह ने मलवा पर कब अधिकार कर लिया? तो उसने जो है मलवा पर 1542 ईस्वी में। कब? 1542 ईस्वी में मलवा पर अधिकार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है? तो वो था रायसीन की घटना। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह ने रायसीन अभियान कब किया था? तो उसने जो है रायसीन अभियान 1543 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दिया है। रायसीन की घटना जो थी वो 1543 ईस्वी में किया था। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह ने 1544 के किस अभियान में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो चुका था? तो दोस्तों वो था मेवाड़। क्या था? मेवाड़ के अभियान में कहा था उसने कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो चुका था। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1545 में शेरशाह सूरी ने कलिंजर अभियान किसके लिए किया था? तो उसने जो है दासी के लिए किया था। किसके लिए? एक दासी के लिए किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शेरशाह की मृत्यु कलिंजर अभियान में अपने ही छोड़े गए तोप के गोले से कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1545 में। कब हुआ था?
शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, कलिंजर का वर्तमान नाम क्या है? तो कलिंजर का वर्तमान नाम है महोबा। क्या है? महोबा है कलिंजर का वर्तमान नाम। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह का मृत्यु कब हुआ था? तो इस्लाम शाह की मृत्यु हुई थी 1553 ईस्वी में। कब हुई थी? 1553 ईस्वी में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सूर्यवंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूरी। कौन था? सिकंदर शाह सूरी, जो कि सूर्यवंश का अंतिम शासक था। अकबर का पथ प्रदर्शक या पूरेगामी शासक किसे कहा जाता है? तो उसे शेरशाह सूरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक या पूरेगामी शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा था? तो पाटलिपुत्र का नाम रखा गया था पटना। क्या रखा गया? पटना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शेरशाह ने किसानों से सीधे संपर्क के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू किया? तो वो थी रैयतवाड़ी। क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिससे शेरशाह जो है किसानों तक सीधे संपर्क करता था। अगला प्रश्न है हमारा, कर चोरी को रोकने के लिए शेरशाह ने कौन सी व्यवस्था शुरू किया? तो वो थी जाप्ती। क्या थी? जाप्ती व्यवस्था थी, जिसने कर चोरी को रोकने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है, पट्टा तथा कबूलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू किया? तो बता दें आप लोगों को, हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो वो थे, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था जौनपुर। क्या था? जौनपुर। शिक्षा का शेरशाह सूरी के समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जौनपुर था। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने जो सोने का सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था अशरफी। क्या कहा जाता? अशरफी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शेरशाह ने जो चांदी और तांबे का सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जो है रुपया तथा दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया तथा दाम कहा जाता था। किसने भूमि जांच के लिए कानूनगो अधिकारी को नियुक्त किया? तो वो थे शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे आज किस नाम से जाना जाता है? तो वो था पुरानी किला। क्या है? पुरानी किला के नाम से आज ये जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी के समय रुपए और दाम में अनुपात कितना था? तो आप लोगों को बता दें, शेरशाह सूरी के समय में रुपए और दाम में अनुपात था 1:64। कितना था? 1:64 था। तो अगला प्रश्न है हमारा 240, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर की धाय माँ कौन थी? तो बता दें आप लोगों को, धाय माँ किसे कहा जाता है? धाय माँ उसे कहते हैं जो कि बच्चों का पालन पोषण करती है। किसे कहते हैं? जो कि बच्चों का पालन पोषण या देखभाल करती है। तो अकबर की जो है धाय माँ कौन थी? वो थी माहम अनगा। कौन थी? माहम अनगा थी अकबर की धाय माँ। अगला प्रश्न है, बचपन में अकबर को अस्करी से पाला और फिर काबुल में किसके पास भेज दिया गया? तो वो था, उसे भेजा गया था कामरान। कहाँ भेजा गया था? कामरान के पास भेजा गया था। अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? तो बता दे दोस्तों, वो जो है 1547 से अकबर जो है अपने पिता हुमायूं के पास रहने लगा था। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया बेगम, रुकैया किसकी पुत्री थी? तो वो थी हिंगदाल। किसकी थी? हिंगदाल की पुत्री थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि है प्रश्न संख्या 245, ये जो हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए हमारा प्रश्न है, अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन था? तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।